हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम एसएससी जेई का 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे सिविल का। ठीक है, तो हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 106 में हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्टेम्पर आर जनरली यूज टू कोट। हमारा जो डिस्टेम्पर होता है हम जनरली उसको इंटीरियर सरफेस में कोट करने के लिए यूज करते हैं ताकि ये एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, इसलिए हम डिस्टेम्पर को हमेशा इंटीरियर सरफेस में कोट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज रिटार्डर इन द सीमेंट। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा रिटार्डर क्या होता है और हमारा एक्सीलरेटर क्या होता है। हमारा जो एक्सीलरेटर होता है ये क्या करता है कि जब हम जो सीमेंट है उसमें हम वाटर मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता है हमारा। ठीक है, तो हमारा जो एक्सीलरेटर होता है ये क्या होता है कि ये एक एडमिक्सचर होता है जो कि हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है जो हमारे सीमेंट में वाटर को ऐड करने के बाद वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हमारा क्या कौन करता है, एक्सीलरेटर ये काम करता है। और जब जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है तो हमारा जो सीमेंट है वो जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें हमको ईयरली स्ट्रेंथ चाहिए रहता है वहां पे हम एक्सीलरेटर का यूज करते हैं। और एज ए एक्सीलरेटर हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को हम यूज करते हैं एज ए एक्सीलरेटर। और सेकंड क्या होता है, हमारा रिटार्डर होता है। रिटार्डर क्या होता है, डिले द सेटलिंग ऑफ सीमेंट। ये क्या करता है कि इसको जब हम ऐड करते हैं हमारे सीमेंट में तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जो हमारा हाइड्रेशन रिएक्शन होने वाला रहता है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो होता है हमारा, उसको डिक्रीज कर देता है। तो जैसे कि हमारा जो केमिकल जो प्रोसेस होने वाला है वो स्लो डाउन हो गया है, तो फिर जो हमारा सेटलिंग होगा, ठीक है, सीमेंट का जो सेटलिंग होगा वो भी लेट से होगा। डिले द सेटलिंग ऑफ सीमेंट होगा रिटार्डर जब हम ऐड करेंगे तो इसके कारण जो हमको स्ट्रेंथ मिलेगा हमारा जो स्ट्रक्चर का वो बहुत लेट से मिलता है हमको। तो ऐसे केसेस में हम रिटार्डर का यूज करते हैं। और एज ए रिटार्डर हम क्या किसको यूज करते हैं, जिप्सम को हम यूज करते हैं। तो हमारा जो रिटार्डर है वो हम क्यों यूज करेंगे, तो जब हमको जो हमारा जो कंक्रीट है उसको बहुत लेट से प्लेस करना है ताकि वो अपना जल्दी से स्ट्रेंथ ना गेन कर पाए, तो ऐसे केसेस में हमको रिटार्डर वहां पे ऐड करना पड़ेगा ताकि वो अपने प्लास्टिक स्टेज में ही रहे लंबे समय तक और हम उसको कैसा भी शेप दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज अ रिटार्डर। कैल्शियम क्लोराइड तो हमारा एक्सीलरेटर होता है, जिप्सम जो होता है हमारा क्या होता है, रिटार्डर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी टू कंप्लीट ऑल द केमिकल रिएक्शन द वाटर रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ सीमेंट इज। तो जो हमारा हाइड्रेशन रिएक्शन होता है ओपीसी में, तो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए हमको कितना वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, 20 से 25% हमको वाटर चाहिए रहता है। ठीक है, 20 से 25% ऑफ किसका कितना, 20 से 25% ऑफ जो हमारा सीमेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रेशन प्रोसेस में, ओपीसी के हाइड्रेशन प्रोसेस में जो हमारा केमिकल रिएक्शन है उसको कंप्लीट कराने के लिए कितना वाटर का रिक्वायरमेंट होता है हमारा, 20 से 25% ऑफ सीमेंट। ठीक है, जितना हम सीमेंट यूज कर रहे हैं उसका 20 से 25% हमको वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द स्लम टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक, ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द सीमेंट, रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट्स, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे फोर्थ है हमारा वर्केबिलिटी। तो ये हम वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट को डिटरमाइन करने के लिए स्लम टेस्ट का यूज करते हैं। आप इसके बारे में भी देखिए कि वर्केबिलिटी क्या होता है और क्या और कौन कौन से मेथड है जो हम वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज में लाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, वर्केबिलिटी को हम 3 मेथड से डिटरमाइन करते हैं, स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और एक होता है हमारा वीबी टेस्ट। स्लम टेस्ट हम किस टाइप के लिए यूज करते हैं, हाई वर्केबिलिटी के लिए यूज करते हैं। कॉम्पैक्शन फैक्टर और जो हमारा वीबी टेस्ट है ये हम लो वर्केबिलिटी के लिए, जो हमारा जब कॉन्क्रीट जो रहेगा वो लो वर्केबल रहेगा तब हम यूज करेंगे। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वर्केबिलिटी होता क्या है। वर्केबिलिटी हमारा कंक्रीट का प्रॉपर्टी होता है जिसमें कि हम कंक्रीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इजिली रख सकते हैं। ठीक है, इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। जिस कंक्रीट को हम एक जगह से दूसरे जगह इजिली प्लेस कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये वो हमारा क्या हो जाएगा, हाई वर्केबल कंक्रीट हो जाएगा। और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीबी टेस्ट जो हमारा होता है लो वर्केबल कंक्रीट को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। और स्लम टेस्ट से हम हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो होता है उसको हम यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा है, द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपांशन एंड श्रिंकेज ऑफ
प्लाईवुड इज। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो श्रिंकेज और एक्सपांशन है इसका लो होने का क्या कारण है हमारे प्लाईवुड में, हमको ये बताना है, ठीक है। तो जो हमारा प्लाईवुड रहता है वो किससे मिलके बना रहता है? प्लाईवुड इज मेड ऑफ थिन लेयर कॉल्ड प्लाईज, ठीक है। हमारा जो प्लाईवुड रहता है वो थिन लेयर से बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाईज बोलते हैं। एंड दिस प्लाईज आर ग्लूड टुगेदर इन alternate right angle to create a cross grain pattern, and due to this cross grain pattern less shrinkage and expansion occur in the plywood। हमारा जो प्लाईवुड रहता है वो हमारा थिन लेयर ऑफ प्लाईज से मिलके बना रहता है। और ये प्लाईज कैसे अरेंज रहते हैं? इन प्लाईज को हम लोग ग्लू करते हैं, ठीक, आपस में ये जुड़े रहते हैं और अल्टरनेट राइट एंगल में अलाइन रहते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इससे एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि एज अ क्रॉस ग्रेन पैटर्न फॉर्म करता है। तो ड्यू टू हम बोल सकते हैं कि क्रॉस ग्रेन पैटर्न इन प्लाईवुड हमारा जो लेस श्रिंकेज एंड एक्सपांशन पाया जाता है हमारे प्लाईवुड में, क्योंकि इसमें जो प्लाईज होते हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल में अलाइन होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन बोथ सेंटर लाइन एंड शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो हमारा सेंटर लाइन मेथड होता है और शॉर्ट वॉल मेथड और लॉन्ग वॉल मेथड ये हमारे क्या है? एक्यूरेट मेथड है। और यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है? अप्रोक्सीमेट मेथड, ठीक है। तो हमारा सेंटर लाइन, शॉर्ट वॉल, लॉन्ग वॉल जिसमें ये सारे ऑप्शन छट गए तो हमारा क्या बनता है? बचता है प्लिंथ एरिया मेथड। तो ये हमारा क्या होता है? एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, ठीक है। बाकी जो हमारा सेंटर लाइन मेथड, शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल मेथड ये सब हमारे क्या है? एक्यूरेट मेथड है। Accuracy in the measurement of thickness of slab or sectional dimension of column and beam should be। सेंटीमीटर में हमको बताना है कि हमारा एक्यूरेसी क्या होना चाहिए जब हम मेजर करते हैं थिकनेस ऑफ स्लैब, कॉलम या फिर बीम को जब हम मेजर करते हैं तो फिर हमारा जो एक्यूरेसी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेंटीमीटर में? तो 0.5 का एक्यूरेसी होना चाहिए, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है डिडक्शन एट टी जंक्शन ऑफ वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन इज। टोटल लेंथ में से हमको कितना डिडक्शन करना पड़ता है जब हम टी जंक्शन में रहते हैं, तो जब हम सेंटर लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इसके बारे में, तो जब हमारा अगर यहाँ पे देखिए हमारा जब टी जंक्शन रहता है तो हम कितना डिडक्शन करते हैं? हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल मेजरमेंट शुड बी डिड्यूस्ड फ्रॉम अ टी जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको शो हो रहा है, ये एक प्लान है, ये हमारे वॉल है, ये हमारा क्या है? ये भी हमारा क्या है? वॉल है, ठीक है। ये हमारा वॉल का बाउंड्री है और ये हमारे बीच से वॉल जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टी जंक्शन हमारा कौन सा है? ये जो टी शेप का आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है हमारा क्या है? टी जंक्शन है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या है? क्रॉस जंक्शन है, जिसको हम प्लस जंक्शन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ये जो साइड में है ये हमारा क्या है? एल जंक्शन है, ठीक है, ये एल जंक्शन है। तो जब हम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हम सेंटर लाइन मेथड से जब हम मेजर करते हैं, ठीक है, सेंटर लाइन मेथड का यूज क्या होता है कि हम कॉस्ट एस्टिमेशन में इसका यूज करते हैं। ये एक एक्यूरेट मेथड है जो हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन फाइंड आउट करने का। तो उसमें हमारा क्या होता है कि हमको लेंथ मेजर करना पड़ता है, तो हमको कितना लेंथ डिड्यूस करना पड़ेगा जब हम टी शेप का जब हमारा जंक्शन आएगा तब, ठीक है। यहाँ पे टी शेप पूछा है, हम तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। एल शेप रहेगा तब हमको कितना करना पड़ेगा, क्रॉस रहेगा तब कितना करना पड़ेगा और टी कितना रहेगा तब कितना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एल शेप का जब रहता है तो देयर इज नो डिडक्शन, हमको कोई डिडक्शन नहीं करना पड़ता है फ्रॉम टोटल सेंटर लाइन लेंथ, ठीक है। कोई डिडक्शन नहीं करना पड़ेगा जब हमारा क्या रहेगा? नो डिडक्शन रहेगा। जब हमारा एल जंक्शन रहेगा तो फिर हमको कोई डिडक्शन नहीं करना पड़ेगा। हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है। जब हमको टी जंक्शन पूछेगा तो हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल मेजर, हमारा जो टोटल लेंथ आएगा, टोटल सेंटर लाइन का जो हमारा लेंथ आएगा उसमें से हम हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल को क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। और जब हमको क्रॉस वॉल मिलेगा तब हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें से हमको वॉल का थिकनेस को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस रहेगा तो हमको वॉल थिकनेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। एल शेप रहेगा तो हमको कोई डिडक्शन नहीं करेंगे हम। टी जंक्शन रहेगा तो हमको हाफ ऑफ वॉल थिकनेस हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है? फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया अबव प्लेन एरिया इज।
अगर हमको एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया, ठीक है, जो हमारा पेंटेड एरिया है उसका कॉस्ट एस्टिमेशन करना है, तो फिर उसमें हमको पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमारा अगर कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट है तो हमको कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा जो हमारा एरिया है प्लेन एरिया से अबव, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर से ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, कोरुगेटेड एस्बेस्टस शीट है। ये देखिए आप यहाँ पे ये क्या बन रहा है, प्लेन नहीं है ये हमारा क्या है, रोल्ड है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बोल रहा है कि हमको कितना जो हमारा प्लेन एरिया है उससे हमको कितना एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। या इसको अगर हम प्लेन कंसिडर करते हैं, प्लेन एरिया, क्योंकि ये जैसे कि ये प्लेन नहीं है आप देख सकते हैं, तो इसको अगर हम एज ए प्लेन कंसिडर करते हैं तो उसके बाद भी हमको कितना एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यही इसमें पूछा है, तो इसके लिए हमको कोड ने वैल्यूज दे के रखी है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कोरुगेटेड शीट, कोरुगेटेड का मतलब होता है नालीदार, जैसे कि अभी आपने फिगर में देखा भी है, ठीक है। तो इसके लिए हमको कितना इंक्रीज करना पड़ता है, प्लेन एरिया के अलावा कितना एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा, 14% एरिया हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। एस्बेस्टस सीमेंट शीट, ठीक है, कोरुगेटेड रहेगा तो 20%, एस्बेस्टस सीमेंट शीट अगर सेमी कोरुगेटेड रहेगा तो 10%। और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लेन शीट विथ रोल्स रहेगा तो 10%, जिसको क्या बोलते हैं, नैनशियल भी बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, नैनशियल पैटर्न रूफ रहेगा और नैनशियल पैटर्न रूफ विथ कोरुगेटेड शीट। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इस बार क्या पूछा है हमको, सेमी कोरुगेटेड पूछा है ना, एस्बेस्टस सीमेंट शीट सेमी कोरुगेटेड, ठीक है। तो इसके लिए हमको 10% इंक्रीज करना पड़ता है। हो सकता है अगले बार आ जाए कि एस्बेस्टस सीमेंट शीट ये क्या होगा, हमारा कोरुगेटेड रहेगा, तब हमको कितना इंक्रीज करना पड़ता है, 20%। सेमी कोरुगेटेड और कोरुगेटेड दोनों डिफरेंट थिंग है, कोड ने दिया है, दोनों का अलग मीनिंग बताया है। आप कोड में इसको देख सकते हैं कि हमारा सेमी कोरुगेटेड क्या होता है, कोरुगेटेड क्या होता है। अभी जो फिगर में देख रहे थे आप वो क्या था, हमारा कोरुगेटेड था। और ये हमारा क्या है, कोरुगेटेड शीट है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मेंशन नहीं किया है कि किससे बना हुआ है, ठीक है। सिर्फ कोरुगेटेड शीट बोलेगा तो आपको 14% इंक्रीज करना है, लेकिन अगर ये एस्बेस्टस सीमेंट शीट और कोरुगेटेड बोल देगा तो 20%, एस्बेस्टस सीमेंट शीट फिर यहाँ पे सेमी कोरुगेटेड तो 10%। तो ये हमारे सारे टाइप के होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 10%, मतलब कि 0.1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी हमारा टी जंक्शन के लिए हमने देखा कि हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ द वॉल हमारा होता है, तो ये होगा हमारा। उसके बाद हमारा क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। स्क्रैप वैल्यू हमारा क्या होता है, अब यहाँ पे ये समझते हैं हम। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन मैंने लिखा है, ये भी थोड़ा देखिए। द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर डिसमेंटल देन द गिवन वैल्यू इज स्क्रैप वैल्यू एट यूटिलिटी पीरियड इन। क्या होता है हमारा, आप इसको हिंदी में समझिए कि जैसे कि कोई भी हमारा घर है, ठीक है, वो अपना उसका यूटिलिटी पीरियड ओवर हो चुका है, वो 100 साल हो चुके हैं उस घर को बने हुए। अब क्या करेंगे, आप उसको तोड़वा देते हैं। तोड़वाने के बाद उसके बाद जो भी उसमें मटेरियल है, जैसे कि उसमें स्टील है, वुड है, डोर के फ्रेम्स है, ब्रिक्स है, इसको आप बेचने जाते हैं, तो आपको जो भी वैल्यू मिलती है वो आपकी क्या कहलाती है, स्क्रैप वैल्यू कहलाती है, ठीक है। आफ्टर डिसमेंटल, डिसमेंटल मतलब कि तोड़ना, ठीक है। जो जब हम घर को तोड़ देंगे उसके बाद उसका जो वैल्यू मिलेगा, उसको घर को तोड़ने के बाद जो सामान बचेगा उसका जो वैल्यू, घर को तोड़ेंगे और उस सामान को जब बेचेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो सामान है हमारे, स्टील, वुड, ब्रिक, डोर फ्रेम, ये सब जो सामान होते हैं हमारे, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू में घर को तोड़ने के बाद हमारा इतना, ये सब सारे सामान है और भी बहुत सारे होते हैं। तो इनको जब आप बेचेंगे, ठीक है, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा ये हमारा स्क्रैप वैल्यू होता है। और स्क्रैप वैल्यू जो हमारा होता है हमारा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा, पॉजिटिव तब होगा जब आपको उसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव कब हो जाएगा, उसको जब आप तोड़वाओगे तो फिर उसमें भी तो कुछ पैसे लगेंगे ना, तो जितना तोड़वाने में पैसा लग रहा है वो तो ज्यादा लग गया, और बेच रहे हैं तो बहुत कम पैसा मिल रहा है हमको, तो ऑब्वियसली हमारा स्क्रैप वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तोड़वा रहे हैं घर को तो ज्यादा पैसा लग गया भाई, और बेचने से तो कुछ पैसे ही नहीं मिला हमको, तो हमारा जो स्क्रैप वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन जो हमारा साल्वेज वैल्यू है, दो टाइप के होते हैं हमारे, स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू हमारा क्या होता है, इट इज अ वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट डिसमेंटल। यहाँ पे ये जो वर्ड है आफ्टर डिसमेंटल, ठीक है, आफ्टर डिसमेंटल, और यहाँ पे विदाउट डिसमेंटल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। साल्वेज वैल्यू क्या होता है,
बिना डिसमेंटल किए कोई भी घर है हमारा, उसका 100 साल पूरा हो गया, उसको हमने बेच दिया, तो उससे जो हमको पैसा मिलेगा वो हमारा क्या आएगा, साल्वेज वैल्यू आएगा। ठीक है, उसको हमने डिसमेंटल नहीं किया, उसको हमने तोड़ा नहीं है, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, जो भी पैसा आएगा वो हमारा साल्वेज वैल्यू कहलाएगा। और स्क्रैप वैल्यू हमको तोड़ने के बाद जो उसको जो कंपोनेंट्स उसको बेचने से जो पैसा मिलता है वो हमारा स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। तो हमारा जो क्या साल्वेज वैल्यू है ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसको में हमको कुछ वर्क कराना नहीं पड़ रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, यूजुअली हमारा पॉजिटिव आता है, क्योंकि हमको सीधे सीधे बेचना है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जो जीरो से ज्यादा ही मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा। तो ये हमारा क्या आएगा, साल्वेज वैल्यू इज ऑलवेज यूजुअली पॉजिटिव एंड स्क्रैप वैल्यू इज मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में पूछा था। और एक बात और यहाँ पे देखिए कि जब हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है तो क्या करते हैं हम, स्क्रैप वैल्यू को जनरली 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर हम लेके चलते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आप सेमेस्टर एग्जाम में भी कभी सॉल्व किए होंगे तो भी आप ध्यान होगा आपको कि हम स्क्रैप वैल्यू को 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। और स्क्रैप वैल्यू हमारा क्या होता है, कबाड़ होता है। ठीक है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, घर को तोड़ने के बाद बेचने से जो वैल्यू मिला वो स्क्रैप वैल्यू, तो ऑब्वियसली कबाड़ को बेचने से जो मिला वो है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा क्या था, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कांस्टेंट, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। साल्वेज वैल्यू आता तो हम लिखते पॉजिटिव। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉर्निस। कॉर्निस क्या होता है पहले ये समझेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये क्या है, वॉल है और ये हमारा स्लैब है। ठीक है, इसके बीच में हम ये डेकोरेट करने के लिए कुछ लगाए हैं यहाँ पे, ये आप देखिए, ये जो शो हो रहा है आपको, ये इस तरह से, ये हमारा क्या कहलाता है, कॉर्निस कहलाता है। ये वाला जो पोर्शन है हम एक्स्ट्रा वर्क जो कर रहे हैं सजावट के लिए, ये हमारा क्या है, कॉर्निस है। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है हमारा क्या था, कॉर्निस था, जो कि हमारा वॉल और हमारा जो स्लैब है उसके बीच में जो हम डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं, ये हमारा क्या कहला जाता है, कॉर्निस कहला जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे हमको यूनिट पूछा है एक्चुअल में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉर्निस, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेंथ है तो इसको क्या होता है, रनिंग मीटर में इसका यूनिट होता है। उसके बाद हम क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक इन 20 मीटर क्यूब ब्रिक पर। हमको वॉल्यूम दे दिया है और उसमें हमको क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो हमारा ब्रिक है वो कैसा है, मॉड्यूलर ब्रिक है। मॉड्यूलर ब्रिक क्या होता है कि ये जो हमारा साइज होता है जनरली इंडिया में हमारा यही होता है। तो हमारा जो साइज होता है हमारा कितना होता है, 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm का हमारा साइज ऑफ ब्रिक होता है जनरली इंडिया में। और जो हम थिकनेस ऑफ मोटार जो प्रोवाइड करते हैं दो ब्रिक्स के बीच का, वो कितना होता है, 10 mm का होता है, या फिर 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आएगा वो कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमारा हो जाएगा, तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है वो हमको कितना दिया हुआ है, 20 मीटर क्यूब का दिया हुआ है। तो हमारा जो नंबर ऑफ ब्रिक है वो कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटार। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है हमको कितना दिया हुआ है, 20 मीटर क्यूब का हमको दिया हुआ है। और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटार हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा क्या है, साइज ऑफ ब्रिक है। ठीक है, लेंथ विथ और हाइट है, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटार पूछ रहा है ना, तो इस साइज में हमको जो हमारा थिकनेस ऑफ मोटार है वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 190 प्लस 10 तो 200 इंटू ये 90 प्लस 10 तो 100 और 90 प्लस 10 तो 100, क्या हो जाएगा 200 बाई 100 बाई 100। ठीक है, ये हमारा किस में आया, mm में आया। हमको हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमको क्वेश्चन में किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, मीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली इन सबको हमको क्या में लेना पड़ेगा, मीटर में लेना पड़ेगा। तो 200 हमारा मीटर में कितना हो जाएगा, 0.20 मीटर, और ये हमारा 100 में 0.1 मीटर हो जाएगा। 100 mm हमारा 0.1 मीटर के इक्वल होगा। सिमिलरली ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर के इक्वल होगा। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटार हमारा क्या आ जाएगा, 0.002 मीटर क्यूब का हमारा आ जाएगा। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना है, 20 मीटर क्यूब, और यहाँ पे हमने कन्वर्जन ले लिया है मीटर क्यूब में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 ब्रिक हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है,
ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ ब्रिक जब भी पूछेगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक गिवन है तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार। ठीक है, याद रखना है विथ मोटार, मोटार के विथ को इंक्लूड करना है। ठीक है, हमको प्लस करके चलना है साथ में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।